पूर्वी और अपर्णा दोनों बहनें अपनी बूढ़ी माँ आशा के साथ रहती थीं। उनके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से जैसे तैसे आशा ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था। लेकिन एक रोज लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते आशा देवी भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। अपर्णा बड़ी थी, इसलिए अब पूर्वी की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अब लोगों के घरों में काम करके वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने लगी। एक रोज अपर्णा दीदी, आप मेरे लिए कितना काम करती हैं। लोगों के घरों में जाके बर्तन साफ करती हैं, तो फिर मुझे ये सब क्यों नहीं करने देती आप? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने और माँ ने लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाए हैं, वैसे तुम भी अपनी जिंदगी खराब करो। तुम पढ़ो और कोई अच्छा काम करना। अपनी बहन की बात सुनकर पूर्वी अपर्णा को गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी को शुरू से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कुकिंग लाइन में ही करती है। फिर एक रोज वो अपनी बहन को चिली पनीर बनाकर खिलाती है, जिसे चखकर अपर्णा कहती है, अरे वाह पूर्वी, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। इसको जो भी कोई खाएगा इसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। अच्छा दीदी, इतना अच्छा बना है। फिर तो मैं गांव एक चिल्ली टेटो की शॉप खोलूंगी। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। लेकिन बहन, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी शॉप खुला सकूं। मुझे नहीं पता, मुझे तो शॉप खोलनी है बस। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए अपर्णा अब उन सभी लोगों से पैसे मांगती है जिनके यहाँ वो काम करती थी। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया होता है। थक हार कर अपर्णा गांव के मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। उसको उदास देख पंडित जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ अपर्णा बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पंडित जी, पूर्वी को गांव में एक ठेला खोलना है और उसके लिए पैसे नहीं है। मैंने सबसे मांग कर भी देख लिया, कोई मदद नहीं कर रहा। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। अपर्णा, ये पैसे लो और अपनी बहन को ठेला लगा के दो। क्या पता इससे तुम दोनों बहनों की गरीबी दूर हो जाए। धन्यवाद पंडित जी। अच्छा लगता है। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा कर घर आ जाती है और फिर जरूरत का सामान और ठेला लाकर गांव में अपनी बहन का चिली पनीर का ठेला खुलवा देती है। बच्चे बूढ़े सबको पूर्वी के हाथ का बना चिली पनीर बहुत पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का मुखिया चिली पनीर खाता है और तारीफ करते हुए कहता है, वाह पूर्वी बिटिया, तुम तो सच में बहुत ही लाजवाब चिली पोटैटो बनाती हो। मैंने बहुत से चिली पोटैटो खाए हैं, लेकिन इनके जैसा कभी नहीं खाया। 2 प्लेट घर के लिए भी पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी और बेटी को भी खिलाऊं। जी मुखिया जी, अभी करती हूँ। मुखिया वो चिली पनीर लेकर घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी को भी वो चिली पनीर बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूर्वी के चिली पनीर की बिक्री अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिसे देख उसकी बहन भी काफी खुश थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया की बेटी शोभा की शादी तय हो जाती है। पापा, मैं चाहती हूँ कि शादी के खाने के मेन्यू में चिली पनीर जरूर हो, और वो भी पूर्वी के हाथ का बना हुआ। हाँ बेटी, ये बात तो तुमने सही कही। ये बात करने के लिए मुखिया पूर्वी के पास गया। पूर्वी शोभा मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ। इसीलिए तुम उसकी शादी में चिल्ली पनीर जरूर बनाना, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी दे दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? इतना सारा मुनाफा देख पूर्वी झट से मुखिया को हाँ कर देती है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रहे, शिकायत का मौका नहीं मिले। जी आप बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने सारे जरूरी सामान की सूची दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे दिन गुजरते हैं और शोभा की शादी का दिन आ जाता है। पूर्वी बढ़िया से चिली पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके हाथ के बने चिली पनीर सबको बड़े पसंद आते हैं। शोभा की शादी के बाद तो अब उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी हुई। अब वो अपनी बड़ी बहन का लिया हुआ लोगों का सारा कर्जा भी उतार देती है। लेकिन उसका काम ज्यादा चलने की वजह से
अब उसके मन में लालच अपना घर बना लेता है। अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। ग्राहक मेरे चिली पनीर के इतने दीवाने हो गए कि मैं उन्हें कुछ भी बनाकर खिलाऊं तो वो खा ही लेंगे। क्यों ना मैं पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को खिलाऊं। अब वो लोगों को पाउडर से पनीर बनाकर चिली पनीर खिलाती है, जिससे उसकी लागत अब काफी कम हो जाती है और कमाई अच्छी खासी होने लगती है। न जाने क्यों, लेकिन इस चिल्ली पनीर का स्वाद अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने इसका मसाला बदला है क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपकी जुबान को स्वाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने सारे ग्राहक बैठे हैं लेकिन किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे चिल्ली पनीर पहले जैसा नहीं लग रहा। होना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। वो ग्राहक वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी ये बातें अपर्णा सुन लेती है। पूर्वी, ये ग्राहक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे नहीं दीदी, अब उसके मुंह का स्वाद खराब है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी एक दो ग्राहक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूर्वी इसी तरह अपने लालच को बढ़ाती जाती है। वो लोगों को हर रोज पाउडर मिला पनीर ही खिलाने लगी। लेकिन एक रोज पंडित जी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, पाउडर वाला पनीर खाना लोगों के लिए कितना हानिकारक है। तुम ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? एक तुम्हारी बहन है जिसने इतनी मेहनत और कष्ट करके तुम्हें काबिल बनाया, और एक तुम हो जो ऐसा घटिया काम करके उसका नाम डुबा रही हो। अगर सब गांव वालों को पता चल गया तुम ये सब करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी गांव वालों की नजरों में? पंडित जी की बातें सुनकर पूर्वी का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। अब आज के बाद मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। शुक्रिया पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह से पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़ देती है। अब वो पूरी ईमानदारी से अपनी बहन के साथ ठेले पर चिली पनीर बनाकर बेचती है। अब वो दोनों और भी ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, जिससे गरीबी के बादल अब उनकी जिंदगी से छटने लगे।